नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो देखिए, गुरु बीजाणु जनन की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको हम मेगा स्पोर मदर सेल भी कहते हैं, उससे गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह किस प्रकार से क्रियान्वित होती है क्रिया, इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बीजांडकाय की जो अधस्त्वचा है, अधस्त्वचा किसको कहते हैं? बाह्य त्वचा या अधिचर्म के ठीक नीचे की जो लेयर होती है उसको हम अधस्त्वचा कहते हैं। तो बीजांडकाय की जो अधस्त्वचा है उसकी कोई एक कोशिका प्रपसु कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। प्रपसु कोशिका मतलब आर्चीस्पोरियल सेल। मान लीजिए, ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये एक बीजांडकाय की संरचना है, और बीजांडकाय की संरचना की ये जो बाहर का स्थान है, ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं अधिचर्म, और अधिचर्म लेयर के ठीक नीचे जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? अधस्त्वचा या हाइपोडर्मिस। तो इस हाइपोडर्मिस की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी होती है और प्रपसु कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। यह कोशिका, जो प्रपसु कोशिका है, वह अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य कैसा हो जाता है? सघन, डेंस हो जाता है, और इसका केंद्रक जो है स्पष्ट हो जाता है। प्रपसु कोशिका जो बनी, जो अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार की बड़ी हो गई, उसमें पहला विभाजन परिणत होता है। परिणत मतलब पेरिक्लिनल। पहला विभाजन कैसा होता है? परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लिनल। देखिए, विभाजनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विभाजन दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कोशिका है ये, और इस कोशिका में विभाजन इसकी परिधि, ये जो परिधि है इसके समानांतर इस प्रकार से हो, तो ऐसा विभाजन कहलाता है पेरिक्लिनल या परिणत। और यदि विभाजन इसकी परिधि के लंबवत हो, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है और उसकी परिधि के लंबवत इस प्रकार से विभाजन होगा, तो इसको कहेंगे हम एंटीक्लिनल या अपनत। तो यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है वो विभाजन कैसा होता है? परिणत। तो आप देखिए, ये जो कोशिका इस डायग्राम में दिखाई गई है, ये कोशिका कौन सी कोशिका है? आर्चीस्पोरियल सेल या प्रपसु कोशिका। और इस कोशिका में पहला विभाजन हुआ परिणत, मान लीजिए ये विभाजन हुआ, तो इस प्रकार से दो कोशिका बन गई। एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये नीचे वाली बन गई। बाहर, इस विभाजन के बाद जो बाहर की कोशिका है, बाहर की ओर जो कोशिका है उसको हमने क्या नाम दिया? प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल। और भीतर की जो कोशिका उसको हमने क्या कहा? प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। डायग्राम में आप देखिए, जब ये आर्चीस्पोरियल सेल या प्रपसु कोशिका विभाजित हुई, तो ये जो बाहर की कोशिका है इसको हमने क्या कहा? प्राइमरी पैराइटल सेल। ये देखिए, ये वाली जो कोशिका है इसको हमने क्या कहा? प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और जो अंदर की कोशिका है, अंदर की ओर वाली, उसको क्या कहा हमने? स्पोरोजिनस सेल या बीजाणुजनक कोशिका। अब जो कोशिका बाहर की ओर बनी थी, जो कोशिका बाहर की ओर बनी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था? प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये कोशिका या तो अविभाजित रहती है, इसमें आगे कोई विभाजन नहीं होता, या यह कोशिका बार बार विभाजित होकर भित्तियों का निर्माण करती है। तो यहाँ में ध्यान रखना है कि ये जो बाहर की कोशिका, जिसे हमने प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहा, इस कोशिका में या तो विभाजन होगा ही नहीं, और यदि होता है तो ये कोशिका विभाजित होकर के क्या करती है? बीजांडकाय के बाहर स्तर का निर्माण करती है। अधिकांश पादपों में प्रपसु कोशिका एक होती है, किंतु कुछ पादपों में क्या होता है कि ये प्रपसु कोशिका क्या हो जाती है? एक से अधिक बनती है। तो जनरली आपने देखा, जैसे इसी डायग्राम में मैंने आपको बताया कि प्रपसु कोशिका संख्या में कितनी बनी है? एक बनी है, एक ही आर्चीस्पोरल सेल बनी है। लेकिन कुछ डाइकॉट्स ऐसे हैं, जैसे रोजेसी फैमिली है, कंपोजिटी फैमिली है, रेनन-कुनेसी फैमिली है, या कुछ मोनोकॉट्स हैं जैसे लिलिएसी कुल है। इनमें क्या होता है? एक से अधिक प्रपसु कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इसी में आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका में या तो विभाजन होगा और या नहीं होगा। यदि होगा तो भित्ति का निर्माण, इस कोशिका के बार बार विभाजन होने से भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस कोशिका की, जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, इसका क्या होता है? तो देखिए, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका सीधे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है, और जो कैसी संरचना है? द्विगुणित। तो देखिए, यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि
ये जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका थी, ये वाली, ये सीधे बदल जाती है किसमें? बीजाणुजनक मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। और हमें यह ध्यान रखना है कि ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी संरचना है? द्विगुणित संरचना है, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब जो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, ये सीधे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जो प्रायः कैसे होते हैं? रेखीय चतुष्टय में विन्यासित होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, ये सीधे कन्वर्ट होगी किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, जो कैसी संरचना होगी? द्विगुणित। और अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में प्रतिभाग करेगी और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाएगी। तो डायग्राम से हम समझते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ये प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, ये कन्वर्ट हो गई किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन में प्रतिभाग किया और इसके फलस्वरूप देखिए 4 आपके गुरु बीजाणु बने, गुरु बीजाणु फर्स्ट, गुरु बीजाणु सेकंड, गुरु बीजाणु थर्ड और गुरु बीजाणु फोर्थ। ये चारों गुरु बीजाणु बने और ये कैसे होंगे? हमेशा हैप्लॉइड होंगे, मतलब अगुणित। तो यहाँ इस चीज को हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि ये जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, इससे बनी कौन सी संरचना आपकी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? डिप्लॉइड, क्या? 2n। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका प्रतिभाग करेगी किसमें? मियोसिस में। और मियोसिस के फलस्वरूप इससे कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4। आप देखिए डायग्राम में, ये 4 आपके गुरु बीजाणु बने हैं। नंबर 1, नंबर आपका 2, नंबर आपका 3 और नंबर आपका 4। तो इस प्रकार देखिए आपके 4 गुरु बीजाणु बने। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी? डिप्लॉइड। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब इससे आपके गुरु बीजाणु बनेंगे तो वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनने वाले गुरु बीजाणु कितने होंगे संख्या में? 4 होंगे और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? हैप्लॉइड होगी, मतलब n। अर्थात यदि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो बनने वाले जो लघु बीजाणु गुरु बीजाणु होंगे, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 10, मतलब मात्र गुरु बीजाणु कोशिका के गुणसूत्रों की आधी। तो यहाँ ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो गुरु बीजाणु बनते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। और कैसे होते हैं? वो अगुणित होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी। ये प्रायः रेखीय चतुष्टय में विन्यासित होते हैं। देखिए चतुष्टय मतलब टेट्राड, मतलब चतुष्टय का मतलब क्या है? बनने वाले जो लघु बीजाणु होते हैं, वो चारों आपस में जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम टेट्राड या चतुष्टय कहते हैं। और ये चतुष्टय कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे जो चतुष्टय है वो रेखीय है, मतलब लाइनियर टेट्राड है, मतलब चारों के चारों जो आपके लघु गुरु बीजाणु हैं, वो एक रेखा में, एक सीध में एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो इसको कहते हैं हम रेखीय चतुष्टय या लाइनियर टेट्राड। देखिए अब क्या होता है, ये जो 4 आपके हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने थे, जो कि लाइनियर थे, एक चतुष्टय रेखा में लगे हुए थे, इनमें से क्या होगा? निभाग की तरफ वाला जो गुरु बीजाणु है वो एक्टिव रहेगा और शेष जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप इस डायग्राम में देखेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है निभाग का भाग, निभाग की ओर वाला भाग है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा है? बीजांड द्वार की ओर वाला एरिया है। तो बीजांड द्वार की ओर जो ये 3 आपके गुरु बीजाणु हैं, ये तीनों क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। और केवल ये गुरु बीजाणु जो सबसे आखिरी गुरु बीजाणु है अंदर का, ये कैसा रहेगा? आपका सक्रिय गुरु बीजाणु रहेगा। अब डायग्राम के माध्यम से भी इसे समझ लेते हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए 3 जो गुरु बीजाणु हैं आपके, ये क्या हो गए? आपके ये निष्क्रिय हो गए और केवल एक गुरु बीजाणु जो ये वाला बच्चा है, ये क्या रहेगा? आपका सक्रिय गुरु बीजाणु रहेगा। और ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है? ये अपना पोषण प्राप्त करता है किनसे? इन निष्क्रिय गुरु बीजाणुओं से। इन तीनों निष्क्रिय गुरु बीजाणुओं को ये सक्रिय बीजाणु भक्षण करता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। अब ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं, यही वृद्धि करके मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। फीमेल गैमेटोफाइट कौन हुआ? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अतः इस गुरु बीजाणु को मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका भी कहते हैं। देखिए ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं, यही सक्रिय बीजाणु अब आगे ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा और ये बनाएगा क्या? मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसको हम भ्रूण कोश के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करेगा। तो
इस गुरु बीजाणु से क्या बन रहा है आपका मादा युग्मकोद्भिद। इसलिए इस गुरु बीजाणु को, इस सक्रिय गुरु बीजाणु को हम मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है अतः गुरु बीजाणु को मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं और इस क्रिया को गुरु युग्मक जनन कहते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। और जो सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, 3 तो गायब हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और जो शेष एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है उसी से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और इसलिए इस सक्रिय गुरु बीजाणु को हम मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के नाम से भी जानते हैं। और सक्रिय बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बनने की जो क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरु युग्मक जनन या मेगा गैमेटोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत बने सक्रिय गुरु बीजाणु में प्रथम समसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के अंतर्गत मात्र केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, अतः 2 केंद्रक बनते हैं। इस अवस्था को 2 केंद्रकीय अवस्था कहते हैं। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। देखिए, डायग्राम के माध्यम से मैं इसे समझाता हूं आपको। होता क्या है, ये एक 4 गुरु बीजाणु जो बने थे आपके गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत, और उनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो गए थे? आपके निष्क्रिय हो गए थे और केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या थी? n। अब ये जो गुरु बीजाणु है ये प्रथम समसूत्री विभाजन में प्रतिभाग करता है, प्रथम समसूत्री विभाजन में प्रतिभाग करता है। और यहाँ समसूत्री विभाजन जनरली आपने पढ़ा है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है? पहले केंद्रक का विभाजन और उसके बाद क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। लेकिन यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि इस समसूत्री विभाजन में, यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन होगा उस समसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन तो होगा, केंद्रक का विभाजन तो होगा, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन हो रहा है, इस समसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन तो होगा, मतलब 1 से 2 केंद्रक तो बनेंगे, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं। देखिए, ये अवस्था आ गई। यहाँ पे इस क्रियाशील गुरु बीजाणु ने क्या किया? समसूत्री विभाजन किया और समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक का विभाजन हुआ और इस कारण से एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए। अब कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, इसलिए कोशिका 2 नहीं बनी। कोशिका कितनी है? एक ही कोशिका है और उसमें कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 2 केंद्रकीय अवस्था कहते हैं। अब जो 2 केंद्रक बने वो दोनों केंद्रक क्या हुए? विपरीत ध्रुव में चले गए। एक नॉर्थ पोल की साइड चला गया और एक साउथ पोल की साइड चला गया। अब क्या होगा? अब दोनों जो केंद्रक अवस्था है, जो 2 केंद्रक अवस्था है, ये पुनः समसूत्री विभाजन में प्रतिभाग करती है, जिसके कारण से दोनों ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक अथवा कुल 4 केंद्रक बन जाते हैं। यह अवस्था क्या कहलाएगी? 4 केंद्र की अवस्था कहलाएगी। आइए देखते हैं डायग्राम में क्या होगा। अब ये जो कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक हैं, ये कोशिका फिर से किस में प्रतिभाग करती है? समसूत्री विभाजन में प्रतिभाग करती है। लेकिन यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है कि मात्र क्या किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक बटेंगे लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ पे भी नहीं होगा। देखिए क्या होता है, ये देखिए डायग्राम में। अब क्या हुआ, ये वाला जो केंद्रक नॉर्थ पोल की साइड था इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए? 2। साउथ पोल में जो केंद्रक है इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, कितने केंद्रक बन गए? 2। और इस प्रकार से कुल इस कोशिका में कितने केंद्रक हो गए? 4 केंद्रक हो गए। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 4 केंद्र की अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी केंद्रक का विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ पे भी नहीं होता। अगर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता तो कोशिका कितने भागों में बढ़ जाती? 4 भागों में बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए कोशिका कितनी है? एक ही है और केंद्रक कितने हो गए आपके? 4। अब आगे क्या होता है, अब दोनों ध्रुवों पर तीसरा समसूत्री विभाजन होने से 4-4 केंद्रक या कुल 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब ये जो कोशिका है जिसमें 4 केंद्रक बन गए, ये कोशिका फिर से प्रतिभाग करती है किसमें? समसूत्री विभाजन में। और इस समसूत्री विभाजन की भी खासियत क्या है कि इसमें भी केंद्रक का विभाजन तो होगा लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। तो देखिए क्या स्थिति बन जाएगी आपकी। आप देखिए डायग्राम में, अब यहाँ कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं। दोनों किसमें गए? समसूत्री विभाजन में। तो
इन 2 केंद्रकों से कितने केंद्रक बन गए? 4। इसी प्रकार से नीचे पोल में देखिए, नीचे के ध्रुव में देखिए कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं। ये किसमें गए? समभुज विभाजन में। और इन 2 केंद्रकों से भी कितने बन गए? 4। और इस प्रकार से इस पूरी कोशिका में कुल कितने केंद्रक बन जाते हैं? 8 केंद्रक। और इस कोशिका को, जिसमें 8 केंद्रक हैं, इस समय इसको क्या कहते हैं? 8 केंद्रकीय अवस्था। अब देखिए 8 केंद्रकीय अवस्था के बाद क्या होता है? 8 केंद्र की अवस्था में दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रकों में से एक-एक केंद्रक मध्य की ओर आ जाता है। अब आपने देखा कि 4 केंद्रक ऊपर के ध्रुव में हैं और 4 केंद्रक नीचे के ध्रुव में हैं। तो अब क्या होगा? ऊपर के ध्रुव के जो 4 केंद्रक हैं उनमें से एक केंद्रक और नीचे के 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक कहाँ जाएगा? मध्य पे आ जाएगा। डायग्राम से हम इसको समझते हैं। आप देखिए, ये ऊपर कितने केंद्रक हैं आपके? 4 केंद्रक। नीचे कितने हैं? 4 केंद्रक। अब दोनों में से एक ही केंद्रक, इस केंद्रक से, इन 4 केंद्रकों से एक केंद्रक और इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक कहाँ आ जाएगा? मध्य में आ जाएगा। इस प्रकार दोनों ध्रुवों पर कितने केंद्रक रह जाएंगे? 3-3। और मध्य में कितने केंद्रक हो जाएंगे? 2। डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ये देखिए, ऊपर 4 केंद्रक थे, 4 में से एक केंद्रक सेंटर पे आ गया, बीच में आ गया कोशिका के, तो ऊपर कितने केंद्रक रह गए? 3। और नीचे कितने केंद्रक थे? 4। इनमें से भी एक केंद्रक बीच में आ गया, तो नीचे कितने रह गए? 3। तो दोनों ध्रुवों पर आप देखिए 3 केंद्रक ऊपरी ध्रुव में है, 3 केंद्रक नीचे वाले ध्रुव में है और बीच में कितने केंद्रक आ गए? 2 केंद्रक आ गए। 8 केंद्र की अवस्था में अब अगला समसूत्री विभाजन होता है, जिसके अंतर्गत अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, वह कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। देखिए, अब तक आपने 3 समसूत्री विभाजन पढ़े। जो आपका गुरु बीजाणु था सक्रिय, उसमें आपने कितने समसूत्री विभाजन पढ़े? 3। पहले समसूत्री विभाजन में क्या हुआ? एक केंद्रक से कितनी कोशिका अवस्था आई? 2 केंद्रक अवस्था आई। 2 केंद्रक से फिर समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्था आई? 4 केंद्रक अवस्था आई। 4 केंद्रक में कोशिका द्रव्य का केंद्र का विभाजन हुआ, कौन सी अवस्था आई? 8 केंद्रक अवस्था आई। और इन तीनों समसूत्री विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ था और इस कारण से ये 8 केंद्र की एक अवस्था बन गई थी। अब क्या होता है? ये जो 8 केंद्र की अवस्था है, इसमें अब अगला जो समसूत्री विभाजन होगा, उसमें किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन नहीं होगा। अब डायग्राम से आप समझिए, समसूत्री विभाजन होगा और उसमें किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और कुछ इस प्रकार की संरचना आपकी बन जाएगी। सीधी सी बात है। देखिए, आप अगर आप कोशिका द्रव्य का विभाजन करके देखें इसी कोशिका में, तो भाई क्या होगा? सेल वॉल बनेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुआ, पहली कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, इसका कोशिका द्रव्य बढ़ गया, बाहर क्या बन गई? कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका का केंद्रक है, इसके बाहर कोशिका द्रव्य थोड़ा सा इकट्ठा हुआ, क्या बन गई? कोशिका भित्ति। इस कोशिका, ये जो बीच का केंद्रक है, इसके पास थोड़ा सा कोशिका द्रव्य इकट्ठा हुआ, क्या बन गई? कोशिका भित्ति। इसी प्रकार से नीचे ये केंद्रक है, इसके बाहर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य इकट्ठा हुआ और बाहर क्या बन गई? कोशिका भित्ति। ऐसे ये केंद्रक है, इस केंद्रक के बाहर क्या हुआ? कोशिका द्रव्य इकट्ठा हुआ, क्या बन गई? कोशिका भित्ति। और इस जो बीच का केंद्रक है, इसके बाहर कोशिका द्रव्य इकट्ठा हुआ, क्या हुआ? कोशिका भित्ति। तो इस प्रकार से ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है, इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, इसमें बहुत समझदारी की बात जो आपको ध्यान में देनी है। आप ये देखिए, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन के फलस्वरूप कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और ये स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है, तो ये एक विकसित मादा युग्मकोद्भिद का डायग्राम है। एक विकसित मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट है और इस फीमेल गैमेटोफाइट की खासियत क्या है कि इसमें 8 केंद्रक व 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और इस 8 केंद्रक और 7 कोशिका युक्त संरचना को ही हम भ्रूण कोश या एक विकसित मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब हमें यहां देखना है कि इस स्ट्रक्चर में किस प्रकार से 8 कोशिकाएं, माफ कीजिएगा 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होंगे। यहां पे बताने से पहले एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि निषेचन से पहले, जब ये भ्रूणकोश निषेचन क्रिया में प्रतिभाग करेगा, तो उससे ठीक पहले ये जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल करके एक संरचना बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। तो ये आगे जब पढ़ेंगे आप निषेचन, फर्टिलाइजेशन, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे भी आप इसको समझ लीजिए कि ये जो बीच में जो 2 केंद्रक हैं, ये दोनों केंद्रक निषेचन से पहले क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे और उससे क्या बनेगा? आपका द्वितीयक केंद्रक। अब देखिए, जो विकसित भ्रूणकोश, 8 कोशिकीय विकसित भ्रूणकोश बना, उसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। विकसित भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं
और बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। 2 सहायक कोशिका व एक अंड कोशिका को सामूहिक रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। देखिए ये एक संरचना मैंने बीजांड की दिखाई और इस बीजांड के अंदर जो ये संरचना आप देख रहे हैं ये एक भ्रूण कोश की है या एक फीमेल गैमेटोफाइट की है। और इस भ्रूण कोश के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, निभाग है, और जो ये नीचे का हिस्सा इसको क्या कहते हैं हम, बीजांड द्वार। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि एक भ्रूण कोश के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए भ्रूण कोश के टिप पर, टॉप पर या बीजांड के निभाग वाला जो सिरा है इस ओर जो कोशिकाएं होती हैं, आप देख रहे हैं 3 कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को सामूहिक रूप से हम नाम देते हैं क्या, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। 3 प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं और ये जो बीजांड द्वार है इस ओर जो ये 3 कोशिकाएं हैं, ये देखिए आप 3 कोशिकाएं, इनमें से जो बीच की कोशिका ये वाली, इसको हम नाम देते हैं अंड कोशिका, और इसके साथ ये जो 2 कोशिकाएं आप देख रहे हैं इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका, या हम इसको अंग्रेजी में सिनर्जिड भी कहते हैं। तो एक अंड कोशिका और उसका साथ देने वाली 2 सिनर्जिड या सहायक कोशिका, इन तीनों कोशिकाओं को सामूहिक रूप से हम नाम देते हैं अंड समुच्चय। इसके अलावा ये जो बीच में आप देख रहे हैं बहुत बड़ी कोशिका, इस बड़ी कोशिका को हम नाम देते हैं क्या, केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। जो बीच की ये बड़ी कोशिका है इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। और इस केंद्रीय कोशिका के अंदर आप देखिए आपको 2 केंद्र दिखाई दे रहे हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या, ध्रुवीय केंद्रक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर कितनी कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं जिनको क्या नाम दिया, प्रतिध्रुवीय कोशिका। नीचे जो 3 कोशिकाएं हैं उसको सामूहिक रूप से क्या कहा हमने, अंड समुच्चय। और अंड समुच्चय में जो बीच की कोशिका वो क्या है, अंड कोशिका, और उसके साथ जो 2 कोशिकाएं वो क्या है, सहायक कोशिका या सिनर्जिड। और बीच की जो बड़ी कोशिका है उसको हमने क्या नाम दिया, केंद्रीय कोशिका। और इस केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अलग अलग क्या कहते हैं हम, ध्रुवीय केंद्रक। अब यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त संरचना है। अर्थात जो एक विकसित फीमेल गैमेटोफाइट होता है या एक विकसित भ्रूण कोश होता है, इसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7 कोशिकाएं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इसमें ये 7 सेल कैसे पाई जाती है, ये 7 सेल कैसे पाई जाती हैं, पहले हम इसको देखते हैं। देखिए ऊपर टॉप पर आप देखिए 3 कोशिकाएं हैं, ये पता ही है आपको, 1 कोशिका, 2 कोशिका और 3 कोशिका। और इन तीनों कोशिकाओं को सामूहिक रूप से हमने क्या नाम दिया है, प्रतिध्रुवीय कोशिका। तो प्रतिध्रुवीय कोशिका संख्या में कितनी है, 3। बीच में ये जो कोशिका है आपकी बड़ी सी, जिसको हमने क्या नाम दिया, केंद्रीय कोशिका, संख्या कितनी है, 1। और नीचे आपको पाया जाता क्या, अंड समुच्चय। और इस अंड समुच्चय में अंड कोशिका कितनी है संख्या में, 1 अंड कोशिका। और सहायक कोशिकाएं संख्या में कितनी है, ये जो सहायक कोशिका जिसको हमने सिनर्जिड कहा, संख्या में कितनी है, 2। तो अब आप गिनिए, 3 आपकी क्या हो गई, प्रतिध्रुवीय कोशिका 3, 1 क्या हो गई, केंद्रीय कोशिका, टोटल कितनी हो गई, 4, 1 क्या हो गई, अंड कोशिका, 1 क्या हो गई, अंड कोशिका, कितने हो गए, 5, और 2 क्या हो गई आपकी सहायक कोशिकाएं, तो टोटल कितनी हो गई, 7। तो इस प्रकार से एक विकसित भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7। 3 प्रतिध्रुवीय कोशिका, 1 केंद्रीय कोशिका, ये जो बीच की है, टोटल कितनी हो गई, 4, और 3 कोशिकाएं नीचे, 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, तो 4 और 3 टोटल कितनी हो गई, 7 कोशिकाएं हो गई। तो ये ध्यान रखना है हमको कि एक विकसित भ्रूण कोश के अंदर, एक विकसित भ्रूण कोश के अंदर टोटल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7 कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 8 न्यूक्लियस, 8 केंद्रक कैसे पाए जाते हैं। तो देखिए पहली प्रतिध्रुवीय कोशिका की बात करते हैं। प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं मैंने अभी आपको बता दी संख्या में कितनी है, 3 है। और आप देखिए तीनों में कितने केंद्रक हैं आपके, 3-3 केंद्रक हैं। ये भी आपने अभी डायग्राम में देख ही लिया कि केंद्र कितने हैं आपके, 3-3। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं। देखिए पहला केंद्रक आपका ये हो गया प्रतिध्रुवीय कोशिका का, दूसरा केंद्रक आपका प्रतिध्रुवीय कोशिका का ये हो गया, और तीसरा केंद्र प्रतिध्रुवीय कोशिका का आपका ये हो गया। तो टोटल कितने केंद्रक हो गए प्रतिध्रुवीय कोशिका में, 3। अब हम बात करते हैं केंद्रीय कोशिका की। केंद्रीय कोशिका मैंने आपसे बताया था कि इसमें कितने ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। देख भी लीजिए आप, एक ध्रुवीय केंद्रक आपका ये है और एक ध्रुवीय केंद्रक आपका ये है। फिर नीचे आइए,
अंड समुच्चय पे आइए। अंड समुच्चय में पहले हम बात करते हैं अंड कोशिका की। अंड कोशिका में कितना केंद्रक है? एक केंद्रक। और सहायक कोशिका में कितनी है आपकी संख्या में? दो सहायक कोशिकाएं हैं। दोनों में देखिए आप, एक केंद्रक ये है और एक केंद्रक आपका ये है। तो अगर आप टोटल काउंटिंग करके देखें तो आप ये पाएंगे कि टोटल कितने केंद्रक हैं? 8। देखिए आप, प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं का केंद्रक 1, केंद्रक 2, केंद्रक 3। केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक है? 2, तो 3 और 2 5। एक अंड कोशिका में 6 और 2 सहायक कोशिका में 7 और 8। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है हमें कि इस कोशिका में, इस भ्रूणकोश के अंदर टोटल कितनी कोशिकाएं हैं? 7 कोशिकाएं। और केंद्र कितने हैं? 8 केंद्र। ये हमको ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम इसी में एक और महत्वपूर्ण संरचना की बात करते हैं जो आपको आगे भी काम आएगा, जिसको हम कहते हैं तंतुमय समुच्चय, या जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए आप पहले इस लाइन को पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूं। सहायक कोशिकाओं की भित्ति मोटी परत युक्त संरचना बनाती है जिसे तंतुमय समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, जो सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में उंगलीनुमा उभार के समान संरचना है। यह परागनाल को बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करने का मार्गदर्शन करती है। देखिए, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब ये भ्रूणकोश निषेचन क्रिया में जाता है, तो निषेचन क्रिया में जाते समय इसकी जो ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये जो दो सहायक कोशिकाएं हैं आपकी, एक कोशिका ये और एक कोशिका ये, इसके द्वारा एक मोटी परत युक्त संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं तंतुमय समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये जो होता है, कैसा होता है? ये उंगलीनुमा उभार के रूप में होता है। तो जैसे ये आपकी पहली सहायक कोशिका है, सिनर्जिड है, और ये आपकी दूसरी सहायक कोशिका है, सिनर्जिड है। तो इसके अंदर इस प्रकार से उंगलीनुमा उभार रूपी संरचना बन जाती है, इस प्रकार से। और ऐसे ही इस सहायक कोशिका में भी इस प्रकार से आप देखिए उंगलीनुमा संरचना बन गई। तो ये जो उंगलीनुमा संरचना आपकी बनी, इसी उंगलीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये देखिए, इस सहायक कोशिका या ये सहायक कोशिका, दो सहायक कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर मोटी परत युक्त संरचना बन गई, जो कैसी है? उंगलीनुमा उभार युक्त संरचना है। ये जनरली कब बनती है? ये बनती है निषेचन से ठीक पहले। निषेचन से ठीक पहले बनती है। और इस फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? ये परागनाल को प्रेशराइज करती है, गाइड करती है कि वो बीजांड द्वार के माध्यम से ही बीजांड के अंदर प्रवेश करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट कंपटीशन के लिए भी, कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? सहायक कोशिकाएं मोटी परत युक्त संरचना बनाती हैं जो उंगलीनुमा उभार के रूप में इन्हीं सहायक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में क्या होता है? मौजूद होता है। और इन फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? कि ये परागनाल को बीजांड द्वार से प्रवेश करने हेतु मार्गदर्शन करती है। चूंकि संपूर्ण भ्रूणकोश का निर्माण अगुणित गुरु बीजाणु से होता है, अतः भ्रूणकोश के अंदर मौजूद सभी कोशिकाएं अगुणित होती हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस चीज को समझिएगा कि आपका जो ये भ्रूणकोश बना, ये जो पूरा भ्रूणकोश आपका बना है, ये किससे बना है आपका? केवल एक कोशिका से, है ना? और इस एक कोशिका एक कोशिका को हमने क्या नाम दिया था? हमने इसको कहा था मेगा स्पोर। अर्थात केवल एक मेगास्पोर से आपकी ये संरचना बनी है। और इस मेगास्पोर में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी? अगुणित थी। इस मेगास्पोर में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी? अगुणित थी, क्योंकि ये मेगास्पोर किससे बना है? अर्धसूत्रीय विभाजन से। तो ये जो गुरु बीजाणु या मेगास्पोर है, ये अगुणित है। और इसी मेगास्पोर से क्या बनता है आपका? ये भ्रूणकोश या फीमेल गैमेटोफाइट। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके अंदर भी जितनी भी कोशिकाएं हैं, सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? हैप्लॉइड होगी, अगुणित होगी। तो चाहे आप किसी भी कोशिका की बात कीजिए, आप प्रतिरूपी कोशिका की बात कीजिए, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगुणित। आप अंड कोशिका की बात कीजिए, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगुणित। आप सहायक कोशिकाओं की बात कीजिए, गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगुणित। और ये जो आपकी केंद्रीय रिक्तिका है या केंद्रीय कोशिका है, इस कोशिका में दो केंद्रक हैं, एक केंद्रक ये और एक केंद्रक ये। तो इस केंद्रक में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? अगुणित। और इस केंद्रक में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? अगुणित। तो ये हमको ध्यान रखना है कि चूंकि भ्रूणकोश का विकास किससे होता है? गुरु बीजाणु से होता है। और गुरु बीजाणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो इससे बनने वाले ये जो भ्रूणकोश है फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें भी जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनके केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? अगुणित होगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो रिक्तिका है, जो केंद्रीय कोशिका है, इस कोशिका में दो केंद्रक हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक है। तो प्रत्येक ध्रुवीय केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? n होगी, अगुणित होगी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के संबंध में जो भी आवश्यक जानकारी मैंने आपको दी वो आपको समझ में आई होंगी, आपको भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।